Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of genetics, and today's topic is modes of inheritance. Okay. The genetic disorder can be generally grouped as chromosomal disorders, single gene disorders, and diseases with multifactorial inheritance. So, first is chromosomal disorders. Due to error in the number and structure of the chromosome, जो डिज़ॉर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर। मीन्स क्रोमोसोम का जो नंबर और स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है उसके वजह से जो डिज़ॉर्डर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर। मेनली दोज डिज़ॉर्डर इज रिलेटेड टू क्रोमोसोमल एबरेशन। प्रीवियस डे का क्लास में जो डिज़ॉर्डर हम लोग डिस्कस किए थे वो सब क्रोमोसोमल डिज़ॉर्डर के अंतर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द सिंगल जीन डिसऑर्डर। ड्यू टू म्यूटेशन इन द सिंगल जीन दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सिंगल जीन का म्यूटेशन के वजह से कोई भी जीन जिसका म्यूटेशन के वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके। द डिफेक्ट कैन बी इन द ऑटोजोम और द सेक्स क्रोमोजोम। यहाँ पे सिंगल जीन जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, मेनली ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम बोथ में जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से, जीन का म्यूटेशन के वजह से ये डिसऑर्डर होता है। दिस डिजीज आर इनहेरिटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये सब सिंगल जीन डिसऑर्डर जो है वो मेनली बहुत सारा टाइप का हो सकता है। और ये सिंगल जीन डिसऑर्डर मेनली इनहेरिटेड मीन्स क्या है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जब ये ट्रांसमिट होता है फॉल्टी जीन और म्यूटेटेड जीन, तब उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके। तो इसके अंदर में बहुत सारा टाइप है। फर्स्ट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट, नेक्स्ट इज ऑटोजोमल रिसेसिव, थर्ड इज एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट एंड लास्ट इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। ओके। तो बाद में हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट इज डिजीज़ विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। तो बहुत सारा फैक्टर्स जिसमें काम करता है, बहुत सारा फैक्टर के वजह से जब कोई डिजीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज़ विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। दिस आर डिसऑर्डर व्हिच अकर एज अ रिजल्ट इन इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इन एसोसिएशन विथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन्फेक्शस एजेंट्स, रेडिएशन, ड्रग्स एंड केमिकल्स एंड अदर्स। तो जिनके साथ कोई भी अदर्स एनवायरमेंट, इन्फेक्शस एजेंट, रेडिएशन, ड्रग, केमिकल्स एंड अदर्स फैक्टर के वजह से जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजीज़ विथ मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ओके। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है वो हम लोगों को फर्स्ट समझना है। हम लोग को सबको पता है हम लोगों का बॉडी में ऑटोजोम कितना है, 44 मीन्स 22 पेयर्स ऑटोजोम है। मेल फीमेल बोथ सब में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ ऑटोजोम है। ठीक है। तो हम लोगों को पता है जो क्रोमोसोम है और ऑटोजोम है वो कोई भी क्रोमोसोम, ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोसोम, वो पेयर में रहता है। एक पेयर में दो एलील रहता है। ठीक है। तो जब ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा तब वो एलील में, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी क्रोमोसोम में एक फॉल्टी जीन प्रेजेंट होने से वो डिजीज़ का क्लिनिकल सिम्टम दिखेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। मीन्स ऑटोजोम होगा, उसका कोई भी ऑटोजोम का नंबर में कोई भी पेयर में एक भी जीन, वन पेयर रहता है ना, वन पेयर मीन्स दो रहता है एलील। तो उसमें से एक एलील में जब फॉल्टी जीन रहेगा तभी वो पर्सन को वो डिजीज़, वो फॉल्टी जीन की वजह से जो डिजीज़ होना था वो डिजीज़ होगा और वो पर्सन जो है उसका क्लिनिकल सिम्टम भी दिखेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ओके। इनहेरिटेंस मीन्स तो पहले ही बोल दिया, वो फॉल्टी जीन पेरेंट्स से उसका नेक्स्ट जनरेशन सॉन्स और डॉटर्स में इनहेरिटेड होगा, मीन्स ट्रांसमिटेड होता जाएगा। ठीक है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा देखने से। फर्स्ट देखो यहाँ पे है ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ये ऑटोजोम का एक पेयर है, कैपिटल ए स्मॉल ए। सोचो स्मॉल ए जो है वो फॉल्टी जीन, तो ये एक क्रोमोसोम का
सोचो कोई भी नंबर का क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें एक फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, तो जब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होगा तब क्या होगा, उसमें ए पर्सन को वो डिजीज़ हो जाएगा, मीन्स वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा। तो डोमिनेंट जब होगा तब एक भी फॉल्टी जीन प्रेजेंट होने से ही, एलील का एक भी फॉल्टी जीन प्रेजेंट होने से ही उसका डिजीज़ का सिम्टम दिखाएगा और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस about the following factors. Okay, the following are the important character of the autosomal dominant disorder. तो कोई भी autosomal dominant disorder होगा तो उसका कौन सा important क्या क्या फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, द अफेक्टेड पर्सन विल हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। तो कोई भी अफेक्टेड पर्सन होगा तो उसका पेरेंट भी अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें कोई भी एलील में एक फॉल्टी जीन प्रेजेंट होने के वजह से उसका डिजीज़ हो रहा है और वो अफेक्टेड हुआ है, और वो अफेक्टेड जो पर्सन है उसका जो फॉल्टी जीन है वो उसका पेरेंट्स से, कोई भी पेरेंट्स से, फादर और मदर कोई में से आया है, तो उसका आइदर फादर अफेक्टेड होगा और उसका मदर अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो वो भी एक देख लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ, कोई भी फॉल्टी जीन जो भी है उसके वजह से, कोई भी अफेक्टेड पर्सन जो भी है उसके वजह से उसके पास जो फॉल्टी जीन आया है वो कहाँ से आया है, उससे उसका मदर से आया है और उसके फादर से आया है। ठीक है, तो कोई भी अफेक्टेड पर्सन जिसका पेरेंट्स भी अफेक्टेड ही होगा, तो ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, द अफेक्टेड पर्सन विल हैव नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग 50% चांस। कोई भी अफेक्टेड पर्सन उसका क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में 50% चांस होगा नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होने का, 50% चांस होगा एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग होने का। ठीक है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये जो सोचो, ये मेल जो है कैपिटल है, स्मॉल ए है फॉल्टी जीन। ठीक है, तो मेल अफेक्टेड था, उसके साथ कोई फीमेल जो नॉर्मल था, कैपिटल है ऑटोसोम। ठीक है, तो उसके साथ क्रॉस हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा, तो एक होगा कैपिटल ए, एक होगा कैपिटल ए, एक होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, एक होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। तो 50% नॉर्मल उसका ऑफस्प्रिंग होगा और 50% अफेक्टेड होगा। क्यों हम लोग अफेक्टेड बोल रहे हैं, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तभी होगा जब कोई भी एलील में एक फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा, तभी वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये इसका 50% चांस ऑफ नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, 50% चांस ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वली अफेक्टेड। तो ऑटोसोम मेन में भी जितना है वुमेन में भी उतना ही है, 44 करके ही होता है। तो इसमें ये जो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ जो है, जो ट्रांसमिटेड होता है, तो मेल और फीमेल में बोथ 50% चांस होता है। 50% मेल को अफेक्टेड होने का चांस होता है, 50% वुमेन को अफेक्टेड होने का चांस होता है। इसमें कोई सेक्स बायसनेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस डिजीज अपीयर्स इन एवरी जनरेशन विदाउट स्किपिंग। ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो वो मेनली कोई भी एलील में एक फॉल्टी जीन प्रेजेंट होने से वो पर्सन अफेक्टेड हो जाता है। तो ये कोई भी अफेक्टेड पर्सन का जनरेशन के बाद जनरेशन ये फॉल्टी जीन ट्रांसमिट होता जाएगा। तो कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये डिजीज़ नहीं ट्रांसमिट होगा। ओके, तो कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये डिजीज़ स्किप करके नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, ऐसा कोई भी जनरेशन नहीं जाएगा। हर जनरेशन में ये डिजीज़ और फॉल्टी जीन ट्रांसमिट होता जाएगा। नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड पर्सन डू नॉट ट्रांसमिट द डिजीज़। तो कोई भी पर्सन का अफेक्टेड पर्सन जिसका नॉर्मल चाइल्ड हुआ है,
जिसमें वो फॉल्टी जीन प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी फॉल्टी जीन प्रेजेंट नहीं है, वो अफेक्टेड भी नहीं है, तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, तो वो पर्सन उसका नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ ट्रांसमिट करने का कोई एबिलिटी नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन हुआ था, ये 50% नॉर्मल पर्सन हुआ था, इसमें तो कोई फॉल्टी जीन नहीं है, ये लोग अफेक्टेड नहीं है क्योंकि स्मॉल ए जो जीन था यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हुआ है, ये फॉल्टी जीन यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो ये लोग नॉर्मल था। तो ये लोग नॉर्मल था तो क्या हुआ, ये लोग जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इन लोगों का भी जब मैरी होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में इन लोगों का क्या होगा, ये लोग क्या करेगा, कोई डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जनरेशन का जो इन लोगों का ऑफस्प्रिंग वगैरह होगा वो नॉर्मल होगा, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो the mutation of the affected person do not transmit the disease. The mutation occur mostly in genes coding for रेगुलेटरी प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलाजन एंड हीमोग्लोबिन। पहले ही बोल दिया था वो क्या था। नेक्स्ट जो है वो है कोई भी जीन में म्यूटेशन होगा, और हम लोगों को पता है जीन जो है वो रेगुलेटरी प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन सच एज कोलाजन, हीमोग्लोबिन, इन लोग इसको कोड करता है। तो कोई भी जीन में म्यूटेशन होगा तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कोलाजन, हीमोग्लोबिन वो ठीक ठाक प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। मेनली जो कोलाजन है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होगा वो डिफेक्टिव होगा, ठीक है, लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी होगा, तो ये सब हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन। ओके, द डिजीज हैव ए डिलेड ऑनसेट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो कोई भी पर्सन में ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन है और कोई में फॉल्टी जीन है, तो वो पर्सन का जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम बहुत लेट में ऑनसेट होता है। मीन्स क्लिनिकल उसका बॉडी में जीन फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, बस उसका कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उतना जल्दी नहीं होता है, डिलेड प्रेजेंटेशन होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। ओके, द पर्सन्स विल हैव वेरिएबल क्लिनिकल एक्सप्रेशन। वो पर्सन का बहुत सारा टाइप का क्लिनिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, बहुत सारा क्लिनिकल सिम्टम दिख सकता है, क्योंकि ऑटोजोम हम लोग का बॉडी का बहुत सारा मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ ऑटोजोम क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ऑटोजोम में डोमिनेंट कोई डिजीज़ होगा तो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत होगा। ठीक है, बहुत सारा क्लिनिकल सिम्टम लेके वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द टेबल which are the example which of various type of autosomal dominant disease। तो यहाँ पे बहुत सारा autosomal dominant disease के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो है हीमोपोएटिक मीन्स ब्लड रिलेटेड। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर क्या क्या है। फर्स्ट, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। It is an abnormality of the RBC. This disorder is caused by mutation of the genes related to membrane protein that allow the erythrocyte to change shape. तो नॉर्मल क्या होता है, जीन का म्यूटेशन के वजह से ये डिजीज़ होता है, जिसमें क्या होता है आरबीसी का एबनॉर्मलिटी होता है, और आरबीसी का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसका एबनॉर्मलिटी की वजह से एरिथ्रोसाइट का शेप जो है वो चेंज होता जाता है। तो नॉर्मल एरिथ्रोसाइट का शेप क्या है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप होता है, बट इन दिस डिजीज द बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेयर शेप। ओके, this is the hereditary spherocytosis. Next is the von Willebrand disease. It is a one type of bleeding disorder caused by low level of clotting protein in the blood. तो ये एक bleeding disorder है जिसमें blood clotting protein का amount कम हो जाता है, जिसलिए bleeding disorder होता है। ठीक है, next nervous system related disease is Huntington disease. तो हंटिंगटन डिजीज़ क्या है, इट इज़ एन इनहेरिटेड कंडीशन इन व्हिच नर्व सेल्स इन द ब्रेन ब्रेक डाउन ओवर टाइम्स। तो हंटिंगटन डिजीज ऐसा कंडीशन है जिसमें मेनली जो नर्व सेल है ब्रेन में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, ए कंडीशन दैट कॉजेज ट्यूमर्स टू फॉर्म इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दिस ट्यूमर इज़ नॉन कैंसरस। तो ये भी एक इनहेरिटेड कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल में ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, बट ये ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरस है। नेक्स्ट, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। It is a long-term genetic disorder that affects muscle function. It is a type of muscular dystrophy. तो ये एक muscular dystrophy means मसल का जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म जेनेटिक कंडीशन है, मसल ठीक ठाक काम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ट्यूबरस sclerosis. It is a rare disease that causes tumors or
ग्रोथ्स इन द ब्रेन और अदर ऑर्गन। तो मेनली ये जो कंडीशन है रेयर डिजीज़ है, इसमें क्या होता है ब्रेन और अदर ऑर्गन में ट्यूमर का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट मॉर्फन डिजीज, स्केलेटल सिस्टम के अंदर में आता है मॉर्फन्स डिजीज। तो मॉर्फन डिजीज इट इज़ ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट, आइज, ब्लड वेसल्स एंड बोन। मेनली मॉर्फन डिजीज भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मेनली ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है जो हार्ट, आई, ब्लड वेसल, बोन वो अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। Osteogenesis imperfecta is a group of inherited disorders characterized by fragile bone that break easily। तो एक inherited disorder है जिसमें क्या होता है बोन जो है खूब बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एकोंड्रोप्लासिया। एकोंड्रोप्लासिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉर्ट लिम डवार्फिज्म। तो एकोंड्रोप्लासिया ऐसा कंडीशन है जिसमें लिम जो होता है वो शॉर्ट होता है और पर्सन जो है वो डवार्फिज्म होता है, मीन्स पर्सन शॉर्ट स्टैचर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर में है फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ओके, बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। फैमिलियर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। Okay, it is a disorder that is passed through down families. It causes LDL बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल टू बी वेरी हाई। तो ये ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है फैमिली एक जनरेशन के बाद जनरेशन थ्रू फैमिली ये डिजीज़ होता है। किसी में फॉल्टी जीन, ये डिजीज़ का जो फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा तो एवरी जनरेशन और एवरी फैमिली में वो डिजीज़ अफेक्टेड होता जाएगा और वो डिजीज़ ट्रांसमिट होता जाएगा, जिसमें क्या होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। एक्यूट नेक्स्ट इज द एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेयर देयर इज़ ए डिक्रीज द एंजाइम पोर्फाइलोबिलिनोजेन deaminase which cause accumulation of the toxic porphyrin in the body। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है ईवी इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इसलिए तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर में आ रहा है। तो ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पोर्फायरोबिलिनोजेन डीएमाइनेस, जो बॉडी में उसका लेवल कम होने की वजह से जो टॉक्सिक पोर्फायरिन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है। Next is the familiar polyposis coli। It is a disorder characterized by cancer of the large intestine, colon और rectum। ये भी एक डिसऑर्डर है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से होता है और इनहेरिटेड होता है, जिसमें क्या होता है कोलोन और रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में कैंसर प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट एक जो कैंसर होता है और जो ट्यूमर प्रोड्यूस होता है वो बिनाइन होता है, बाद में जाकर कैंसरस हो जाता है। तो ये फैमिलियर पॉलीपोसिस कोला अंडर GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर में आता है। नेक्स्ट रेनल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मीन्स किडनी में बहुत सारा सिस्ट होना। ठीक है। तो वो डिजीज़ ये भी एक डिजीज़ है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ का अंदर में आ रहा है। ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें भी क्या होता है जो फॉल्टी जीन होता है वो ऑटोसोम में रहता है, और जब वन पेयर ऑफ ऑटोसोम में बोथ पेयर और बोथ एलिल में जब फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा तभी वो पर्सन अफेक्टेड होगा। ठीक है। और एक एलिल में फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कैरियर। ओके, देख लेते हैं थोड़ा। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये जो ऑटोसोम ए स्मॉल ए ये बोथ क्या है फॉल्टी जीन है, मीन्स 2 फॉल्टी जीन प्रेजेंट इन द बोथ एलील ऑफ द ऑटोसोम। ओके, तो ये पर्सन क्या हो गया अफेक्टेड हो गया। बोथ एलील में जब फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा तब हम लोग उसको अफेक्टेड बोलेंगे। स्मॉल ए इज़ द फॉल्टी ऑटोसोम। ओके, नेक्स्ट ये इसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए तो नॉर्मल है
नॉर्मल एलील है और स्मॉल ए जो है वो फॉल्टी जीन है, उसमें फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, तो 1 फॉल्टी जीन प्रेजेंट होगा, तो ये पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर। वो डिजीज़ को कैरी कर रहा है क्योंकि उसको बॉडी में ये फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखाएगा, वो पर्सन का वो पर्सन अफेक्टेड नहीं है, तो वो पर्सन में ओनली फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में ये जीन को कैरी करके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वो जीन को ट्रांसमिट कर देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर। ओके, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। याद रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट तभी बोलेंगे जब बोथ एलील के अंदर में 1 एलील में जब फॉल्टिजन प्रेजेंट होगा तभी वो पर्सन अफेक्टेड हो जाएगा, बट ऑटोसोमल रिसेसिव में जो पेयर है क्रोमोसोम ऑटोसोम का, तो उसमें बोथ ऑटोसोम जब अफेक्टेड होगा तब हम लोग बोलेंगे अफेक्टेड पर्सन, और ओनली 1 एलील जब अफेक्टेड होगा और 1 एलील में फॉल्टिजन प्रेजेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे कैरियर, क्योंकि उसमें कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो पर्सन ओनली कैरी कर रहा है, उसके बॉडी में कोई भी सिम्टम नहीं होगा, उसका कोई खतरा नहीं है, बट वो जिनको फॉल्टी जिनको कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफेक्ट इज़ यूनिफॉर्म, जो डिफेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस करता है फॉल्टिजन की वजह से। कॉम्प्लीट पेनिट्रेंस इज़ कॉमन, तो लास्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तब कॉम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या होता है डिस्कस करेंगे। ऑनसेट इज़ फ्रीक्वेंटली अर्ली इन द लाइफ, इसमें क्या होता है, कोई पर्सन में ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है तो उसका अर्ली लाइफ में वो साइन एंड सिम्टम का स्टार्ट हो जाता है। बोथ मेन एंड वुमेन हैव एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड, इसमें भी ऑटोसोम बोथ में मेल और फीमेल में इक्वल नंबर में रहता है, तो बोथ और फीमेल एंड मेल बोथ का अफेक्टेड होने का चांस इक्वल है। कॉन्सैंगुइनिटी इज़ वेरी कॉमन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, तो कॉन्सैंगुइनिटी मीन्स क्या है, मेनली जो एक ही जेनरेशन से बिलोंग करता है वो लोग खुद के अंदर में शादी कर लेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्सैंगुइनस मैरिज, और उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ज़्यादा ऐसा डिजीज़ कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होने का चांस ज़्यादा है, ये प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर। तो कोई पर्सन खुद का जनरेशन में शादी कर लेता है तो उन लोगों का ज़्यादा ऐसा डिजीज़ होने का चांस है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सैंगुइनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ए हेटेरोजाइगोट ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट इज कॉल्ड द कैरियर। यहाँ पे दिखाया ही दिया, ये जो है ये हेटेरोजाइगस है क्योंकि ए कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, दो अलग टाइप का ये हेटेरोजाइगोट है। तो हेटेरोजाइगोट में जब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट रहेगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैरियर। ओके, तब वो अफेक्टेड नहीं होगा, ओनली डिजीज़ को कैरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, both the parent are affected then all the children will be affected, तो जब both parent affected होगा तब उसका नेक्स्ट जनरेशन में जो भी चिल्ड्रन होगा सब कोई अफेक्टेड ही होगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा लिख लेते हैं। देखो ये मेल जो है वो अफेक्टेड है, देखने से पता चल रहा है क्योंकि ऑटोसोम में है, बोथ ऑटोसोम बोथ ऑटोसोम कंटेन द फॉल्टी जीन, तो स्मॉल है क्योंकि हम लोगों को पता है स्मॉल ए जो है वो फॉल्टी जीन है, तो बोथ में है वो अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो उसमें क्रॉस होगा तो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा मेल फीमेल जो भी होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे तो मेल फीमेल होने का बात नहीं है, जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग वगैरह होगा उसका जो डिजीज़ कंडीशन होने का चांस हर नेक्स्ट जनरेशन में हर कोई अफेक्टेड होगा। सोचो ये फॉल्टी जीन के वजह से किसी उसका कोई डिजीज़ कंडीशन होता है, मीन्स कोई भी डिजीज़ ये फॉल्टी जीन की वजह से होता है, तो कोई भी अफेक्टेड मेल के साथ कोई भी अफेक्टेड मेल का शादी हो जाएगा तो उसमें जो क्रॉस होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होगा सब में वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगा, तो अफेक्टेड मेल अफेक्टेड फीमेल उसका बच्चा भी सब कोई अफेक्टेड 100% अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा था, if the both parents are affected then all their children will be affected। ठीक है, many inborn errors of metabolisms follows this pattern of inheritance, तो ये इनहेरिटेंस के वजह से मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस की वजह से बहुत सारा मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ठीक है,
द फॉलोइंग टेबल गिव्स फ्यू क्लिनिकल एग्जाम्पल ऑफ डिजॉर्डर्स इनहेरिटेड इन द ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजीज कंडीशन दिया हुआ है जिससे जो ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ओके, तो फर्स्ट आता है हीमोपोएटिक, उसके अंदर में सिकल सेल एनीमिया। सबको पता है सिकल सेल एनीमिया क्या है। आरबीसी जो होता है वो मेनली सिकल शेप हो जाता है और उसका नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है ना, बट ये डिजीज़ में क्या होता है 120 डेज से पहले उसका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। नेक्स्ट थैलासेमिया, आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज थैलासेमिया। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन रिलेटेड डिसऑर्डर कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया। मेनली ये क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड में थ्रू बाय बर्थ क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड में हाइपरप्लेशिया हो जाता है, मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का साइज जो है बड़ा हो जाता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड में। Next is the Ehlers-Danlos syndrome, a group of inherited disorder that mostly affect the skin, joint and blood vessels। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें स्किन, जॉइंट और ब्लड वेसल अफेक्टेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्काप्टोनुरिया। तो it is a rare genetic metabolic disorder characterized by the accumulation of hemogenetic acid in the body. Affected individual may have dark urine or urine that turns black when exposed to air। तो ऐसा जेनेटिक मेटाबॉलिज्म कंडीशन है जिसमें क्या होता है हीमोजेनेटिक एसिड बोल के एक अमाउंट उसमें एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है वो अफेक्टेड पर्सन यूरिन करता है वो डार्क कलर का होता है और कभी कभी एयर का कंटेक्ट में आने से वो ब्लैक हो जाता है यूरिन का कलर। ओके, नेक्स्ट इज द cystic fibrosis, I think you all know what is cystic fibrosis। okay, next phenylketonuria, तो a birth defect that causes an amino acid called phenylalanine to build up in the body। तो ये बर्थ डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में फिनाइलएलानिन बोल के एक अमीनो एसिड बिल्ड करता है, मीन्स एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट गैलेक्टोसेमिया, गैलेक्टोस प्रेजेंट इन द ब्लड, इट